जैसे ही मैं कार्यालय में अपनी डेस्क पर पहुंचा, मेरी नज़रें एक पत्र पर जाकर रुक गई। इसमें मेरे बड़े भाई की वह आकर्षक ढंग से छोटी और पतली सुपरिचित हाथ की लिखावट थी। उसने मुझे एक लंबे समय बाद लिखा था। इन सभी दिनों मैं घर पर पत्र नहीं लिखने के कारण मैंने अपने अंदर एक शर्मिंदगी सी अनुभव की थी। मेरे छात्र जीवन में यह लगभग प्रतिदिन का मामला था। मैं प्रायः उस झरझर बस पर सवार होकर सुदूर गांव में मेरे घर पर जाता था। मेरा घर, मेरा गांव, वे मुझे आमतौर पर मर्द प्राय शहरी जीवन से खींचकर दूर ले जाते थे। अब सब बदल गया है और मैं भी इस पर बहुत अधिक बदल गया हूँ। मेरे चारों ओर बहुत से मक्कड़ जाल स्थापित हो गए हैं। मैं समय और काम की अदृश्य लहर द्वारा बहाकर ले जाया गया हूँ। मैं भुवनेश्वर में अध्ययन कर रहा था, जहाँ पर मुझे अपनी नौकरी मिल गई थी, और अब इन 2 वर्षों से मैंने घर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा है। बहुत बार मेरी माँ ने मुझे शिकायत करते हुए पत्र लिखे हैं कि मैं उसे लिखने में लापरवाही कर रहा हूँ। उसने मुझे विवाह पूर्व के दिवसों को भी याद करवाया था। फिर भी मैं आत्मसंतुष्टि के उन विचार अंशों को तोड़ पाने में कभी भी सक्षम नहीं हो सका था जिन्होंने मेरे चारों ओर कुंडली मार ली थी। मैं यह साबित करता रहा कि मैं व्यस्त और अपने कार्य में पहले से ही व्यस्त रहा हूँ। अब वह शिकायत नहीं करती है। संभवतः वह मेरी स्थिति को समझती है। आमतौर पर मेरे बड़े भाई मुझे नहीं लिखते हैं। वह मुझसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। उन्होंने कभी भी मुझसे एक सिक्का नहीं चाहा, इसके बदले में कि वह मेरे बड़े भाई हैं। उन दिनों में जब मैं एक छात्र था, केवल एक बात जो वह पूछते थे वह था मेरी अच्छी स्थिति में होने का विचार। घर पर मेरे रुकने के दौरान वह हमारे घर के पिछवाड़े में तालाब से मेरे लिए मछली पकड़ कर लाते और अपनी पत्नी से एक अच्छा भोजन तैयार करने को कहते थे। क्योंकि मुझे मछली पसंद थी, जब बहुत कम मात्रा में मछली पकड़ी जाती थी तो केवल मेरे लिए ही मछली का व्यंजन तैयार किया जाता था। वह अपनी पत्नी से कहते थे, आज जहाँ तक संभव हो बाबुली के लिए सरसों का मसाला काम में लेते हुए स्वादिष्ट भोजन तैयार करें। अब भी वही व्यक्ति, वही प्रेम और हमदर्दी वाले व्यक्ति हैं। उसको किसी ने भी नहीं बदला। उसके साथ बच्चे, पिताजी, माताजी, मवेशी, खेत, घर की जिम्मेदारियाँ, वह वही हैं मेरे बड़े भाई। मैंने पत्र को सावधानी से रखा। उसने मुझे घर पर आने के लिए कहा था। कोई विवाद खड़ा हो गया था। 2 भाइयों में झगड़ा हो गया था। हमारे बीच में हमारे धान के खेत, मकान और समस्त चल और अचल संपत्ति का 3 भागों में बंटवारा किया जाना था। मेरी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक थी। मेरे दूसरे नंबर का भाई, जो इस बात पर विशेष रूप से और विभाजन के बारे में अडिग था, वह इसे किसी भी कीमत पर करना चाहता था। मैंने पत्र को पढ़ना समाप्त किया था। एक ठंडे पसीने ने मुझे भिगो दिया था। मैं असहाय, अनाथ महसूस कर रहा था। एक लंबे समय से एक प्रकार की निराशा मुझे घेरे हुए थी। पूर्णतः दयाहीन होकर मैंने उन्हें दूर भगाने का प्रयास किया था। कुर्सी में ऐसा होकर उबासियाँ ले रहा था। शाम के समय जब मैंने मेरी पत्नी को विभाजन के बारे में बताया था तो कि अब होने वाला था, तो मैंने उसे पूर्णतः बिना व्याकुलता के पाया। उसने मुझसे सिर्फ पूछा, कब? मानो कि वह पूर्णतया तैयार थी और इस घटना के होने का इंतज़ार कर रही थी। 1 सप्ताह में, मैंने कहा। उस शाम को सोते समय मेरी पत्नी ने मुझसे सभी प्रकार के प्रश्न पूछे थे। हमारा हिस्सा कितना होगा, और हम अगर इसे बेचेंगे तो इस बिक्री से हमें कितना पैसा मिलेगा। मैंने एक क्षण के लिए कुछ भी नहीं कहा, परंतु उसे संतुष्ट करने के लिए अंत में मैंने अनुमान लगाया था कि यह लगभग 20,000 रुपये का होगा। वह मेरे नज़दीक आई और बोली, हमें गांव में किसी भी प्रकार की ज़मीन नहीं चाहिए। हम इसका क्या करेंगे? हम इसे बेचकर पैसा ले लें। याद रखना, जब आप इसे बेचेंगे पूरे 20,000 रुपये मेरे हाथ में दे देना। मैं इसका सही उपयोग करूँगी। हमें एक फ्रिज की आवश्यकता है। तुम
जानते हो गर्मियाँ आ रही हैं, तुम्हें कार्यालय अब साइकिल पर चढ़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास अवश्य ही एक स्कूटर होना चाहिए और बाकी का धन हम बैंक में रख देंगे। गांव में ज़मीन रखने का कोई उपयोग नहीं है, हम इसकी देखभाल नहीं कर सकेंगे और दूसरे लोग हमारी ज़मीन से फ़ायदा क्यों लेवे। मैंने ये सब एक बेकसूर मेमने की तरह सुना जो कि अंधेरे में देखता है। मैंने महसूस किया था मानो कि कसाई अपने चाकू की धार तेज कर रहा था, एक धीमी आवाज़ में गुनगुना रहा था और मुझे मांस के बड़े बड़े टुकड़ों में काटने का इंतज़ार कर रहा था और मुझे ये कहते हुए सांत्वना दे रहा था कि मौत के बाद एक अच्छा जीवन होता है। वे दिन चले गए, वे भावनाएं चली गई। जब घर शब्द मेरे हृदय को भावनाओं से भर देता था और वह स्नेह में शब्द भाई, क्या भावनाएं इसमें रहती थी। किस प्रकार से यह मेरे दिल को प्रेम से धड़काती थी। उन सब बातों को याद करते हुए मैं अपने आप को कमज़ोर और दयनीय महसूस करता हूँ। वह हृदय कहाँ चला गया, वे दिन कहाँ है, वह इसको महसूस करने वाली सहजता कहाँ चली गई। मैं ठीक प्रकार नहीं समझ सका कि एक अजनबी व्यक्ति केवल समीप रहने का शांत वायदा करके थोड़ी सी प्रेम पूर्णता में हिस्सा बांटाकर इतने घनिष्ठ कैसे हो जाता है। परंतु 2 दिवसों में ही मैंने स्वयं को सामान्य स्थिति में कर लिया था। मैं जिसे आघात कहते हैं उसका आदी हो गया था। बाद में बाजार में मेरी पत्नी के साथ कदम मिलाते हुए मैं उन सब वस्तुओं की कीमत पूछने लगा था जिनको वह खरीदना चाहती थी। एक फ्रिज खरीदना तो लगभग तय था, एक पुराना स्कूटर, एक स्टीरियो सेट और कुछ स्वर्ण आभूषण खरीदने ही थे। मैंने कीमतों की एक सूची तैयार की थी। वह अपने इरादों के बारे में मुझे याद दिलाती रहती थी और वह बहुत अधिक अधीरता दिखा रही थी। वह शनिवार का दोपहर बाद का समय था। मैं अपने गांव के लिए चल दिया था। वही बस थी जो पुरानी परिचित भावनाओं को प्रेरित कर रही थी। मैं ड्राइवर के पीछे वाली सीट के लिए भागा जो मेरी पसंदीदा सीट थी। उसी जल्दी में मेरा पैर का घुटना दरवाजे से जा टकराया था। इससे मुझे चोट लगी थी। ब्रीफकेस गिर गया था और वह छोटा सा पैकेट जिसमें भगवान लिंगराज का प्रसाद था जो मैं अपनी प्रिय माँ के लिए ले जा रहा था, वह जमीन पर बिखर कर फैल गया था। मैंने महसूस किया मानो कि संपूर्ण बस इस प्रश्न पर आर्तनाद कर रही थी, कितने वर्षों बाद तुमने थोड़ा सा भी झंझट उस प्रेम को बनाए रखने में नहीं लिया था जो तुम्हारे हृदय में तुम्हारे घर के लिए था। इसके बजाय तुमने इसे कसाई को बेच दिया था कि तुम एक शहरी बाबू बन सको। तुम पर धिक्कार है। मैं बस में चढ़ गया था। ब्रीफकेस और मिट्टी में सने हुए प्रसाद के पैकेट को उठाते हुए बस में सफाई करने वाले और चालक की ओर एक बेशर्मी की मुस्कुराहट दिखाते हुए। जब मैं बस से उतरा उस समय 5 बज रहे थे। मैंने पहले ही पत्र लिख दिया था। मेरा बड़ा भाई मुझसे मिलने बस स्टॉप पर आ गया था। वह थोड़ा थका और परेशान कमज़ोर सा लग रहा था। ये ब्रीफकेस मुझे दे दो, यह अवश्य ही भारी होगा। उसने मुझसे करीब करीब इसे छीन ही लिया था। मैं उसके पैर छूना भी भूल गया था। यह पहले कभी नहीं हुआ था। वह मेरे सामने चल रहे थे। हम गांव की सड़क, धूल भरी और हमेशा वैसे ही रहने वाली सड़क पर चल रहे थे। मैं शिक्षक के पास शाम को पढ़ने को जाते समय आमतौर पर गली को पार करता था। सामान्यतया देरी हो जाती और अंधेरा भी हो जाता था। जब मैं पढ़ने के बाद वापस आता था, निश्चित रूप से मेरे बड़े भाई वहाँ पर मेरे साथ के लिए मुझे घर वापस ले जाने के लिए वहाँ पर मिलते ताकि मैं डरूं नहीं। वे लालटेन, मेरा किताबों और नोट्स से भरा थैला लेकर जाते थे। ऐसा करने के लिए मुझे उनका अनुसरण करना पड़ता था। यदि मैं पीछे रह जाता था तो वह पूछते, क्यों, तुम शायद थक गए हो, आओ मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे साथ चलो। वह कभी कभी मुझे मेरे कंधों पर लेकर जाते थे जब वे खेतों की ओर चहलकदमी के लिए जाया करते थे। बस स्टॉप गांव से कुछ दूरी पर था। मैं उसके पीछे पीछे आ रहा था। वह रुके और मुझसे वही पुराना प्रश्न पूछा जैसा कि वे पूछा करते थे। मैं बोल नहीं सका था। भूतकाल मेरे अंदर अंकुरित हो रहा था। बचपन के दिन
और अब वाले दिन समय मेरे लिए ठहर गया था। मैं बदल गया था, परंतु मेरे बड़े भाई, समय उन पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं ला पाया था। जैसा कि उन दिनों में वे अभी भी मेरे सामने मेरा थैला लेकर चल रहे थे। मैंने अपने आप को बहुत छोटा महसूस किया था। हिचकिचाहट के साथ मैंने कहा, भाई ये ब्रीफकेस मुझे दे दो, मुझे इसे थोड़ी देर के लिए ले चलने दो। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, ये भारी है और तुम थक गए हो। हमें अपने कदम जल्दी जल्दी उठाने चाहिए, तुम्हें अवश्य ही भूख लग रही होगी। शाम के भोजन का समय हो गया है। मैं चुपचाप उनके पीछे चलता रहा था। हम घर पहुंच गए। अंधेरा तो पहले से ही हो चुका था। तुलसी के पवित्र पौधे के सामने बत्तियों वाला दीपक जलाने का समय हो चुका था। उन दिनों के बिल्कुल विपरीत मेरा कोई भी भतीजा चाचा आ गए का हल्ला मचाते हुए झपट कर मेरे पास नहीं आया। मेरी भाभी रसोई से दौड़ती हुई निकलकर मेरा स्वागत करने नहीं आई। सब कुछ शांत और चुप था। केवल मेरी माँ आई और वह मेरे पास ही खड़ी हो गई। दूसरा भाई और उसकी पत्नी तो कहीं दिखाई ही नहीं दिए। पूरे घर में एक असामान्य सी चुप्पी और शांति का वातावरण था, बल्कि अपेक्षाकृत रूप में कब्रिस्तान जैसी निर्जीविता थी, मानो कि घर अपने अंतिम विध्वंस की तैयारी कर रहा हो। मैंने प्रत्येक के साथ बिल्कुल सामान्य रूप से व्यवहार करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ तो सभी तरफ एक घृणित खामोशी थी, शांति थी। घर में उपस्थित होने के बावजूद मेरे दूसरे नंबर के भाई और उसकी पत्नी ने कोई भावुकता नहीं प्रदर्शित की। वे तो सब बंटवारे के लिए दृढ़ होकर बैठे थे और उनको अन्य किसी बात की चिंता नहीं थी। मुझे उस रात को बिल्कुल नींद नहीं आई और अगले दिन की सुबह भी किसी विशेष घटना के घटित हुए बिना ही बीत गई। दोपहर का समय था। बंटवारे का पर्यवेक्षण करने के लिए 7 या 8 व्यक्ति हमारे घर के परिसर में आकर इकट्ठे हो गए थे। हम तीनों भाई मौजूद थे। आसपास के स्थान तक में माँ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। हम अंतिम बंटवारे का इंतज़ार कर रहे थे, मानो कि हमारे घर रूपी शरीर के, जिसको कि हमारे माता पिता ने अपनी शादी होने के समय से ही सार संभाल कर बढ़ाया था, और हम प्रत्येक उसका एक एक टुकड़ा पकड़कर अलग अलग दिशाओं की तरफ भाग गए। घर की सभी वस्तुएं परिवार के आंगन में ढेर लगा कर रख दी गई। इन सभी वस्तुओं को 3 भागों में बांटा जाना था। घर की सभी छोटी छोटी चीज़ें, लगभग सभी चल वस्तुएं जिनमें महिलाओं द्वारा बनाई गई नारियल के छिलके से बनी वस्तुएं और बांस से लेकर छोटी सी डिब्बी तक जिसमें पिताजी अपने पान रखा करते थे, कुल्हाड़ी और पुराना रेडियो तक वहां उपस्थित कर दिया गया था। सभी वस्तुओं की एक सूची तैयार की गई। किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं गया, न तो दिन की और न ही परिवार में रखी हुई छोटी छोटी मूर्तियों को। मैंने अपने बड़े भाई को खड़े होते हुए देखा। एक क्षण के लिए वह उन वस्तुओं के ढेर के पास रुका और हाथ पर बंधी हुई घड़ी का फीता खोलकर उसको भी अन्य चीज़ों के साथ ही ढेर पर रख दिया। शायद उसके गालों पर आंसुओं की एक बूंद लुढ़क पड़ी थी। एक गहरी आह भरते हुए वह उस स्थान को छोड़कर चला गया। मैंने अक्सर उसको ये कहते हुए सुना कि पिताजी ने उसके लिए वह घड़ी तब खरीदी थी जबकि वह 11वीं कक्षा में पढ़ता था। लेकिन मुझे यह भी अच्छी तरह याद है, मेरे एमए के अंतिम वर्ष में साक्षात्कार में दिल्ली जाने के लिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी थी और इसके लिए उन्होंने इस घड़ी को गिरवी रख दिया था। उसने मेरे लिए 150 रुपये की धनराशि भेजी थी। यह बात मुझको बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद है। कोई नहीं जानता था कि वह हाथ घड़ी उसके पास वापस आएगी भी या नहीं। उसका यह कार्य एक प्रकार से अतीत के साथ उसके अचानक होने वाले मोहभंग का एक प्रतीक था। मैं शांत था। मेरी बड़ी भाभी मकान के पिछवाड़े में थी। मेरा दूसरा भाई अक्सर अपनी पत्नी के कान में कुछ फुसफुसाता रहता था और फिर हमारे साथ आकर बैठ जाता था। वह बिल्कुल कसाई के चाकू के समान था जो पत्थर के पास उसे तेज धार वाले बनाने के लिए जाता था। बड़ा भाई बिल्कुल शांत एवं स्थिर चित्त का था। वह एक पूर्ण भद्र पुरुष की तरह विरक्त होकर कार्यवाही को देख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कि वह अपने पुत्र के जनेऊ संस्कार के दिन और मेरी शादी के दिन देख रहा था।
उसका वही पुराना पूर्व व्यस्त और गंभीर ढंग था जो निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। मेरे दूसरे नंबर के भाई से किसी बात पर चर्चा करते समय वह बिल्कुल शांत एवं स्थिर आवाज़ वाला व्यक्ति था। उसके चेहरे पर घृणा या दुख के कोई भाव नहीं थे। मुझे याद है कि जिस वर्ष पिताजी का देहावसान हुआ था, हमको बड़े आर्थिक तनाव के दिन व्यतीत करने पड़ रहे थे। वह सर्दी का समय था, ठंड अपनी पराकाष्ठा पर थी। हमारे पास कंबल सीमित मात्रा में ही थे। वह ठंड इतनी तेज व तीखी थी, विशेष रूप से आधी रात को एक कंबल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। उस रात को मैं बरामदे वाले कमरे में सो रहा था। जब मैं सुबह जागा तो मैंने अपने बड़े भाई के कंबल को अपने ऊपर पड़े हुए पाया, जो कि मेरे कंबल पर डाला गया था। सुबह जल्दी तड़के ही वह अपने कंधों पर कंबल ओढ़े बिना ही खेतों पर चला गया था। यदि उससे पूछा गया होता कि उसने ऐसा किया तो क्यों किया, तो वह निश्चित रूप से यही कहता अपने स्वाभाविक ढंग से कि उसे सर्दी ही महसूस नहीं हो रही थी। अब तो मेरे पास एक अच्छी खासी आमदनी है, फिर भी मेरे मन में यह सोच कभी नहीं आया कि मैं अपने बड़े भाई के लिए गर्म कपड़े खरीद दूँ। वह अभी भी उसी फटे चिथड़े कंबल से प्रसन्न तथा संतुष्ट था, जिसको कि उसने कभी एक बार मुझे ओढ़ाया था। वही कंबल अब मेरे सामने अन्य सभी वस्तुओं के साथ वहाँ पड़ा हुआ था। मैं ठंड से तथा अपनी कृतज्ञता से कांप रहा था। बंटवारे की प्रक्रिया अंततः पूरी हो गई थी। मेरे दूसरे भाई ने जो भी कुछ मांगा था, मेरा बड़ा भाई एक मुस्कुराहट के साथ उसको वह सब देने को सहमत हो गया था। मेरे दूसरे भाई ने मुझे मिली मेरे हिस्से की ज़मीन को खरीदने का प्रस्ताव रखा और उसकी कीमत के रूप में 18,000 रुपये देने की बात कही। शाम के समय मेरा बड़ा भाई मुझे अपने साथ धान के उन खेतों को दिखाने के लिए ले गया था जो मेरा हिस्सा बनने वाले थे। मैं चुपचाप उनका अनुसरण करता रहा। हम एक खेत की मेड़ से दूसरे खेत की मेड़ तक गए। प्रत्येक स्थान पर मैं उसके पैरों, उसकी हथेलियों और उसकी अंगुलियों की छाप को महसूस कर रहा था। धान के खेतों के सीने पर मेरे बड़े भाई के पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। वह मुझे खेत दिखा रहे थे जैसे कि एक पिता किसी अजनबी व्यक्ति को परिवार के सदस्यों से परिचित करवाते हो। सुबह मुझे भुवनेश्वर जाना था। मुझ में मेरे बड़े भाई से मिलने का साहस नहीं था। बस स्टॉप पर जाने से पहले मैंने कागज़ की एक पर्ची और वही पर्ची जिस पर मेरे हिसाब का विवरण लिखा था अपनी बड़ी भाभी को पकड़ा दी थी। उस कागज़ की पर्ची के खाली और मैंने उसे देने के लिए कहा था और चुपचाप चोरी से घर के बाहर की ओर खिसक गया था। मैंने उस कागज़ की पर्ची पर लिखा था, भाई साहब, मैं ज़मीन का क्या करूँगा, आप ही मेरी ज़मीन है, जहाँ से मैं और मेरे जीवन की फसल से सब कुछ काट सकता हूँ। मुझे आपके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। यदि आप मना करते हैं तो मैं अपना चेहरा आपको फिर से कभी नहीं दिखाऊंगा। बाबूली। बस इतनी सी थी ये कहानी।